अच्छा, उपसह संयोजक यौगिक जो है वो अपने लिए जो है वो लास्ट चैप्टर भी है इस वर्ष के लिए। इससे क्या है कि सारे चैप्टर इसके पहले खत्म हो चुके हैं। और उस उपसह संयोजक यौगिक में भी जो हमें पहली हेडिंग पढ़नी है उसका नाम है द्विक लवण, या जिसको कहते हैं डबल साल्ट। अब सबसे पहली बात आती है कि डबल साल्ट क्या होता है। डबल साल्ट या द्विक लवण एक ऐसा लवण जो दो सरल लवण के मिलने से बना हुआ है। आपके पास दो सिंपल साल्ट होते हैं और उनके मिलने से जो लवण तैयार होता है उसको कहते हैं आप डबल साल्ट, या जिसको आप कह सकते हो द्विक लवण। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, द्विक लवण की परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले। तो क्या बताओगे, वे लवण जो दो सरल लवणों के मिलने से बनकर तैयार होता है, के मिलने से बनकर तैयार होता है। अर्थात जब दो सरल लवण आपस में मिलते हैं तो जिस नए लवण का निर्माण होता है उसको द्विक लवण कहते हैं। मिलने से बनकर तैयार होता है। अच्छा, इसमें से एक और बात है, अगर इस प्रकार के लवण को आप जल में घोलते हो या किसी ध्रुवीय विलायक में घोलते हो तो इस प्रकार के लवण टोटली पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित भी हो जाते हैं। तो एक और नंबर इसी में से लिखेंगे, तथा इस प्रकार के लवण को जब जल या किसी ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है, चाहे आप इस प्रकार के लवण को जल में घोलें या किसी ध्रुवीय विलायक में घोलते हैं, तो जल या किसी ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है तो इस लवण के समस्त भाग आयनों में विभक्त हो जाते हैं। विभक्त का मतलब बेटा आप लिख सकते थे टूट जाते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, विभक्त हो जाते हैं या टूट जाते हैं। हो जाते हैं। और बेटा जब भी कोई एक साल्ट अगर पानी पर घुलेगा, देखो एक बात ये भी समझने लायक है, मैं द्विक साल्ट की बात नहीं बता रहा हूं, कोई भी लवण है अगर वो लवण पानी पर घुल जाएगा तो घुलने के बाद लवण की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। देखो मैं क्या कहता हूँ, साधारण रूप से आप नमक को देख लीजिए। नमक एक नॉर्मल साल्ट है, हालांकि नमक द्विक लवण नहीं है, नॉर्मल साल्ट है। अगर आप नमक के टुकड़े को लेकर के आओगे, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करोगे, बिल्कुल भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अर्थात ठोस अवस्था में नमक विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकता, वो विद्युत का कुचालक है। लेकिन अगर उसी नमक के टुकड़े को जल में घोल दिया जाए तो नमक का टुकड़ा जल में घुलने के पश्चात बेटा विद्युत का हो जाता है सुचालक। तो एक बात और है कि जब भी कोई पदार्थ अपने आयनों में टूटता है, कोई भी लवण जब आयनों में ब्रेक हो जाता है, वो अपने पुराने प्रॉपर्टी को खो देता है, पुराने गुणों को खो देता है और नए गुण प्राप्त कर लेता है। अच्छा, जो द्विक लवण होते हैं जब इनको जल में घोला जाता है तो ये लगभग एक प्रकार से अपनी पुरानी प्रॉपर्टी पूरी तरह से खो देते हैं। लगभग पूरे गुण जो पुराने गुण जो होते हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। तो हम ऐसा भी इसमें एक लाइन लिखेंगे कि जब भी कोई ऐसा लवण होता है द्विक लवण, उसको हम पानी पर या किसी ध्रुवीय विलायक में घोलते हैं, वह आयनों में टूटता है और इस दौरान वो अपने पुराने सारे लक्षण, अपने पुराने सारे गुण क्या कर देता है, नष्ट कर देता है या खो देता है।
तो इसमें से और लिखे टूट जाते हैं तथा 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 आयनों में विभक्त होकर ये लवण अपनी पहचान खो देते हैं। अपनी पहचान खो देते हैं, खो देते हैं। अब बात आ जाती है, देखो इतना तो आपको लिख कर आना है डबल साल्ट के लिए। डबल साल्ट का मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, 2-3 चीज़ याद रखना है। डबल साल्ट का निर्माण तब होता है जब दो सरल लवण आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अब कभी कभी किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ये सरल लवण क्या होता है। बेटा सरल लवण वह लवण होता है जिसमें ना तो हाइड्रोजन आयन होता है और ना ही हाइड्रोक्सिल आयन। और उससे भी पहले बात करें सरल लवण क्या होता है, आपने क्लास 10th पर पढ़ाई की होगी। अम्ल के और क्षार के मिलने से जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनकर तैयार होता है, भाई अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो एक कंपोनेंट तो बनता है जल, और उस जल के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट बनता है उसको कहते हैं लवण। फिर आता है लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार के होते हैं। अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, सरल लवण, द्विक लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट वो भी होते हैं, जटिल लवण। तो कहता है सरल लवण क्या होते हैं, क्योंकि इसमें सरल लवण की बात बताई गई है। देखो सरल लवण, तो सरल लवण वे लवण होते हैं जिनमें ना तो हाइड्रोजन आयन मिलता है ना हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है। जैसे NaCl, Na और Cl से मिलकर बना है, ना तो इसमें हाइड्रोजन आयन है ना ही इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है। कहेगा सर जी कि क्या कोई ऐसा भी लवण है जो अम्लीय कहा जा सके? बिल्कुल, NaHCO3। देखो इसमें हाइड्रोजन है, पानी पर घोलने के दौरान ये हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन को बनाएगा, इसलिए इस लवण को कहते हैं अम्लीय लवण। और क्षारीय लवण भी होता है MgOHCl, आप देख भी सकते हैं। देखो मैं इसको लिखता हूँ ऐसे MgOHCl, ये क्षारीय लवण है क्योंकि इसको जब जल में आप घोलेंगे ये बेटा OH- आयन देगा। लेकिन अगर आपके साइड में मैं ये बगल में लिख दूं NaCl, बेटा ये क्या ये जल में घुलकर H+ आयन देगा? है ही नहीं, तो देगा कहां से? क्या ये जल में घुलकर OH- आयन देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर मैं एक और सरल लवण की बात करूं, देखो इसको तो मैं अभी काटे देता हूं, जरूरत नहीं है। आप देखिए ये कैसा लवण है, तो कहोगे सर जी ना तो ये अम्लीय है ना सरल लवण है ये। एक और मैं लिखता हूं, देखो बेटा ये अम्लीय लवण है या क्षारीय लवण है, आपसे पूछा जाएगा। कहोगे सर जी ना तो H दिख रहा है, इसका मतलब अम्लीय लवण भी नहीं है। OH नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्षारीय लवण भी नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है ये दोनों ही लवण कैसे हैं? सरल लवण है। और द्विक लवण का निर्माण कब होता है? जब दो सरल लवण आपस में क्या हो जाते हैं? मिलाए जाते हैं, मिलते हैं, तो बनता है द्विक लवण। अब द्विक लवण में प्रॉपर्टी क्या होती है कि द्विक लवण को जैसे ही जल में घोला जाता है वो अपने जितने मैक्सिमम पार्ट में डिवाइड हो सकता है वो उन मैक्सिमम पार्ट में डिवाइड होता है, आयन का निर्माण करता है। और जैसे ही वो मैक्सिमम पार्ट में डिवाइड होकर आयन का निर्माण करता है उसके पुराने गुण क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं और वो नए गुणों को प्राप्त कर लेता है। अर्थात वो अपनी पुरानी पहचान क्या कर देता है? खो देता है। पुराने गुण समाप्त कर नए गुणों को प्राप्त कर लेने की ही प्रक्रिया को ये कहा गया। देखो आयनों में विभक्त होकर ये लवण अपनी पहचान खो देते हैं, अर्थात पहले इनकी पहचान दूसरी थी, अब बाद में इनकी पहचान क्या हो गई है? दूसरी। तो हम लोगों को कौन से साल्ट पढ़ने थे? डबल साल्ट। तो डबल साल्ट अपने कोर्स, देखो ये भी एक सामान्य साल्ट है, ये भी एक सामान्य साल्ट है। अब डबल साल्ट पे एग्जाम्पल कैसे रखेंगे, यहां रख लेते हैं। बेटा डबल साल्ट पे अगर आपसे एग्जाम्पल की डिमांड करता है तो पहला एग्जाम्पल तो है बेटा फिटकरी। फिटकरी को बेटा आप एलम भी कहते हो, एलम। एलम को एक और नाम से जानते हो, पोटाश एलम।
बेटा इसका रासायनिक नाम भी लिख लेते हैं। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। कोई पूछेगा सर जी इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेटा फॉर्मूला तैयार रखिएगा आप इसका, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और बेटा 24H2O। अब जैसे तुमसे पूछेगा कि डबल साल्ट इसको क्यों कहा गया, देखो बेटा बिल्कुल साधारण दिख रहा है। पहला साल्ट साधारण है, दूसरा साल्ट साधारण है, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट होने के लिए, आपस में जुड़ने के लिए जल के कुछ अणुओं को क्रिस्टल के रूप में बदलना जरूरी था, नहीं तो ये दो लवण आपस में जुड़ते ही नहीं। तो इन दोनों को जुड़ने के लिए जल के अणुओं की आवश्यकता थी, इसलिए 24 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिख दिया गया है। पूछेगा ये किस प्रकार का लवण है, क्योंकि दो लवण को मिलने आने से इस प्रकार का साल्ट बनकर तैयार हो रहा है, इसलिए हम इसको कौन सा लवण बताएंगे? द्विक लवण या डबल साल्ट इसको कहेंगे। अच्छा एक बात वो और थी कि ऐसे प्रकार के जो साल्ट होते हैं जैसे ही जल में या किसी ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं वे अपने समस्त संभव भागों में ब्रेक हो जाते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो सकता है डिवाइड हो जाता है। तो इस साल्ट को संभव भागों में डिवाइड भी करके देखते हैं कि इसको अगर जल में घोलेंगे तो क्या होगा बेटा। तो देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसको बेटा मैंने किसी ध्रुवीय विलायक में या जल में घोल कर देखा। देखो मैं इसको जल में घोलता हूं, देखो जल में घोलोगे तो पोटेशियम पॉजिटिव आयन रखेगा, K पॉजिटिव चार्ज रखेगा। बेटा SO4 आपको पता है SO4 कौन सा चार्ज रखता है? नेगेटिव चार्ज, वो भी डबल। फिर एल्यूमिनियम बेटा दो एटम है तो 2Al और Al रखता है ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद SO4 तीन बार है तो 3SO4 डबल माइनस चार्ज, और बेटा लास्ट में अगर आप लिखना चाहो तो H2O लिख सकते हो। और H2O अगर ना भी लिखना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी इच्छा नहीं है H2O को लिखने की जरूरत तो आप बिल्कुल मत लिखिए, उसकी जरूरत भी नहीं है। जल को बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप पहले ही बता चुके हो पदार्थ को कहां पर घोल दिया आपने, जल में। तो यह बताने की जरूरत बिल्कुल भी उस समय नहीं रह जाती है कि जल भी है साथ में। जल में घुला इसीलिए आयनों में टूटा हुआ है। तो अब मैं क्या देखता हूं, K2SO4 भी संभव था आयनों में टूट गए। मैं तो क्या सोचता हूं पूरा साल्ट जितने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो सकता था उतने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ, और जब कोई एक पदार्थ अपने सभी संभव भागों में टूट जाता है, छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, आप ये नहीं पता कर सकते इसको देख करके कि ये सूत्र जो था, ये जो आयन है वो किस कंपाउंड से बनाए गए। अभी मैंने रिएक्शन लिख के आपको दिखा दिया, आप जान गए तुरंत कि तो नहीं सर जी हाँ रिएक्शन लिख के दिखाया, तुरंत देख के जान गए फिटकरी से ही टूट के बना हुआ है। कहने का अर्थ मेरे बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपके पास कोई एक कुर्सी ले ली जाए और उसके बिल्कुल छोटे 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 टुकड़े कर दिए जाएं, इतने इतने बड़े टुकड़े कर दिए जाएं, आपको ये ना बताया जाए कि ये पहले कुर्सी थी, उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, फिर आपको दिखाए जाएं कि बताओ ये टुकड़े काहे के हैं, आप पहचान ही नहीं सकते। ये तो कह दोगे ये प्लास्टिक लग रहा है, लेकिन आप ये नहीं बता पाओगे कि ये प्लास्टिक कुर्सी से लिया गया है या टेबल से लिया गया है। तो सेम उसी प्रकार से जब पदार्थ आयनों में टूट चुका होता है, और इस प्रकार से आयनों में टूटा है कि छोटे से छोटा भाग भी आयन से में ब्रेक हुआ है, आप इसके गुण और इसके गुणों को कंपेयर करोगे तो इनके गुण बहुत अलग होंगे पहले वाले पदार्थ से। और जब पहले वाले पदार्थ से इस आयन के गुण अलग होंगे, हम कहेंगे कि साल्ट ने अपना अस्तित्व खो दिया है, साल्ट ने अपने गुण खो दिए हैं, साल्ट ने अपनी पहचान खो दी है। इसके बाद आता है डबल साल्ट का क्या कोई और एग्जाम्पल है? एक और एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल है पहला, एक एग्जाम्पल और याद रखिएगा डबल साल्ट का, मोहर लवण। मोहर साल्ट
मोहर साल्ट का बेटा अगर फॉर्मूला कहेगा तो फॉर्मूला याद रखिएगा FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। ये मोहर साल्ट का फॉर्मूला है। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 और लास्ट में 6H2O है। क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए, क्रिस्टल के रूप में धारण करने के लिए या अपने आप को क्रिस्टल के रूप में बदलने के लिए इन दोनों सामान्य लवण को किसकी आवश्यकता हुई थी? जल की। इसलिए 6H2O लिखा जाएगा। और जानते हो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जल क्रिस्टलीकरण। अर्थात कभी कभी किसी किसी पदार्थ को अपने आप को क्रिस्टल के रूप में बदलने के लिए, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में लाने के लिए जल के कुछ अणुओं की आवश्यकता होती है। तो अगर दो साल्ट आपस में मिले तो ये दोनों साल्ट आपस में मिलकर क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में नहीं आ सकते थे। जरूरत है कि इनको जल के कुछ अणु दे दिए जाएं जिनसे ये क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में आ जाएं। और इन्होंने जल के उन अणुओं को ग्रहण भी किया, तब ये क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में आ पाए। तो जब भी कभी किसी पदार्थ के लास्ट में H2O लिखा है, आप समझ जाइए वो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है 100%। कभी कभी तो इनके बाद नहीं भी लिखा होता है H2O, तो भी वो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, लेकिन अगर लिखा है पक्का वो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कहता है सर जी अगर इसको आयनों में तोड़ेंगे, डबल साल्ट है, तो ये भी अपने छोटे से छोटे भागों में डिवाइड होगा। देखो तोड़ते हैं। सबसे पहले FeSO4, पहले साल्ट लिख लेते हैं, NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। और आपने बेटा इस पदार्थ को घोल रखा है जल में। देखो जल में घोलने का देखना, तो Fe और SO4 को आयनों में तोड़ते हैं, Fe और SO4 को आयनों में तोड़ते हैं। इस जगह Fe का थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, सब ठीक चलता है। क्या है कि Fe है डी ब्लॉक एलिमेंट, अर्थात ये डी ब्लॉक का तत्व है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने एक घटना पढ़ रखी होगी, कहते थे कि डी ब्लॉक के तत्व जो है वो ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या रखते हैं, अर्थात अपनी वैलेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो Fe की वैलेंसी +2 भी होती है, +3 भी होती है। तो समझना क्या है कि इस जगह +2 लिखा जाए या +3 लिखा जाए। तो ध्यान रखने वाली बात है, SO4 पर डबल माइनस चार्ज होता है ना, तो इस जगह Fe भी कैसा चार्ज रखेगी? डबल प्लस। इस बात को, सॉरी ट्रिपल लिख गया, डबल बोल रहे हैं ट्रिपल लिख रहे हैं, थोड़ा सा दूर बना देते हैं, डबल प्लस चार्ज रखेगा। अच्छा और भी आयन टूटे, अच्छा NH4 दो बार है क्या? 2NH4 रखता है सिंगल पॉजिटिव चार्ज और SO4 रखता है डबल नेगेटिव चार्ज। और बेटा आपकी इच्छा है 6H2O लिखिए, आपकी इच्छा नहीं है 6H2O लिखने का कोई विशेष अर्थ नहीं रह जाता इस जगह। क्यों? क्योंकि आपने खुद बताया है कि हमने पदार्थ को कहां पर घोल रखा है? जल में। तो वो जल अगर आप ना भी लिखते तो चल जाता, क्योंकि हमको पहले से पता ये सारे के सारे आयन कहां पर उपस्थित हैं? जल में उपस्थित हैं। कहने का मेरे मतलब है इन आयनों के गुणों को आप चेक करोगे और आप इस बात को देखोगे क्या आयनों के गुण और इस कंपाउंड के गुण कुछ परसेंट भी क्या मिल रहे हैं, तो आपको पता लगेगा आयनों के गुण बिल्कुल विपरीत हैं। किससे? कंपाउंड से। तो मैं कहूंगा कंपाउंड के गुण बिल्कुल अलग थे, आयनों के गुण बिल्कुल अलग हैं। अर्थात जल में घुलने के पश्चात कंपाउंड ने अपने गुणों को क्या कर दिया है? खो दिया है। और गुणों को खो देने की ही प्रक्रिया को कहते हैं, ये लवण अपनी पहचान क्या कर देते हैं? खो देते हैं। अच्छा एक और चीज है, जब भी कभी द्विक लवण आयनों में टूटता है उसके द्वारा बनाए गए आयन को सरल आयन कहते हैं। देख लीजिए सारे आयन सरल हैं इस समय, जितने भी आयन आपको दिख रहे हैं पूछेगा ये कैसा आयन है? सरल आयन, सरल आयन, सरल आयन ये भी है, ये भी सरल आयन है। तो कहता सरल आयन सर जी इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि बेटा इसके बाद मुझे आपको जटिल आयन भी दिखाने हैं। तो आप क्योंकि इन आयन्स को देखोगे आप सरल आयन की पहचान कर पाओगे। अभी मैं जटिल आयन की भी पहचान कराऊंगा। तो एक और यार मुझे ऐसा लगता है बात लिख लेनी चाहिए कि जितने भी डबल साल्ट होते हैं ये जब भी आयनों में टूटते हैं तो इनके आयनन से केवल सरल आयन ही प्राप्त होते हैं, सिंपल आयन ही प्राप्त होते हैं। तो एक बात और लिखेंगे, लेकिन इस बात को यहां नीचे नोट करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? द्विक
आयनों, सॉरी इसको सुधारेंगे थोड़ा सा, द्विक लवणों के आयनन से केवल सरल आयन प्राप्त होते हैं। और ऐसा भी है कि आपने अभी तक ज्यादातर जितने भी आयन देखे हैं, अब क्योंकि इंटर पे हो तो ये बात तो कहना बिल्कुल भी गलत रहेगा कि आपने सरल जटिल आयन देखा नहीं है। हो सकता है आपने अपने यहाँ स्कूल के टीचर या अन्य टीचर की सहायता से आपने जटिल आयन को भी देखा हो, लेकिन जो नॉर्मली बिहेवियर है, अगर अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो आपने जटिल आयन शायद ही देखा हो। तो आप जितने भी आयन देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे आयन सरल आयन हैं। और जटिल आयन कैसा होता है, इसको मिटाते हैं। तो आप एक काम कर लीजिए, इसको नोट कर लें, फिर हम मिटा के जटिल आयन बताते हैं क्या होते हैं। अच्छा, संकुल यौगिक क्या होता है? संकुल यौगिक वे यौगिक होते हैं जिन यौगिकों को अगर जल में घोलते हैं या किसी ध्रुवीय विलायक में घोलते हैं तो वह घुलने के बाद सरल आयन तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में जटिल आयन भी बनाते हैं। जैसे आपने डबल साल्ट पढ़ा था अभी जस्ट पहले, आपने इस बात को अनुभव किया कि जो डबल साल्ट होते थे वो जल में घुलकर केवल सिंपल आयंस बनाते थे, सरल आयन बनाते थे। लेकिन जब आप जटिल लवण पढ़ोगे या जिनको उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं, इन्हें को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, इन्हें को संकर लवण कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट भी इन्हीं का नाम है, और एक और नाम है इसका संकुल लवण। जब आप इनको जल में घुलते हैं तो जल में घुलने के पश्चात ये सरल आयन तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में जटिल आयन का भी निर्माण करते हैं। तो आप डेफिनेशन कैसे बना सकते हो कि वे लवण जिनको जल या किसी ध्रुवीय विलायक में घोलने पर सरल लवण के साथ जटिल लवण भी प्राप्त होते हैं, ऐसे यौगिकों को आप कौन सा यौगिक कहते हो? चाहे आप जटिल लवण कह देना, कोई भी नाम इनमें से ले लेना, सभी नाम जो है वो सही है। तो आसानी से सबसे पहले डेफिनेशन, फिर इसके एग्जाम्पल भी चेक करते हैं आखिर वास्तविकता में एग्जाम्पल क्या है। देखो, तो परिभाषा कहां से स्टार्ट करेंगे? वे लवण, आप लवण ना लिखना चाहें तो यौगिक कह सकते हैं। जैसे आपको लगे कि हम लवण नहीं कहना चाहते तो मैंने यौगिक लिख दिया है। वे लवण या यौगिक जिन्हें जल या किसी ध्रुवीय विलायक में घोलने पर, किसी ध्रुवीय विलायक में घोलने पर वे सरल आयन एवं जटिल आयन दोनों प्रकार के आयन देते हैं या आयन में टूटते हैं, कुछ भी ऐसा लिख सकते थे, आयन देते हैं। ये इनकी एक और विशेषता होती है। विशेषता क्या होती है? जब इनको जल में घोलते हैं तो ये अपनी पुरानी पहचान खोते हैं, अर्थात अपने पुराने गुण को खो देते हैं। लेकिन क्या कंप्लीटली अपने पुराने गुणों को खो देते? तो पूरी तरीके से अपने गुणों को नहीं खोते। तो एक बात और लिखेंगे, इन्हें जल में घोलने पर भी ये पूर्ण रूप से अपना अस्तित्व नहीं खोते, पूर्ण रूप से
अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं। नहीं खोते हैं। अब देखो कहेगा सर जी इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, यहीं लिख लेते हैं एग्जाम्पल इसके। देखो इसका एक एग्जाम्पल तो सबसे पहले ये K4 FeCN6। अगर कोई पूछता भी इनका नाम क्या है, बेटा इनका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड ये बेटा एक उपसह संयोजक यौगिक है। अच्छा उपसह संयोजक यौगिक में देखो क्या है, अगर ये डबल साल्ट होता तो क्या करता मैं, जिससे इसको जल में घोलता। कहां घोला जाता, जल में। होता क्या उस दौरान, इस पर पोटेशियम भी आयन के रूप में टूटता, Fe भी आयन के रूप में टूटता और Cn भी आयन के रूप में टूटता। लेकिन क्योंकि ये तो जटिल यौगिक है तो ये करता क्या है, इसका एक आयन तो सरल होगा और दूसरा आयन कैसा होगा, जटिल होगा। तो देखो ये सबसे पहले 4 के पॉजिटिव फॉर्म में अलग कर देता है और बाकी जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है भाग, बड़े हुए ब्रैकेट के अंदर जो भाग लिखा है ये आयनों पर नहीं टूटता, फिर अंदर से आयनों के रूप में नहीं टूटता। का मतलब देखो क्या है, अच्छा इस पर पॉजिटिव चार्ज 4 है तो इस पे 4 बार कौन सा चार्ज लगाना है, निगेटिव। या तो आप 4 बार माइनस 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 करते रहो और या तो आप 4 के बाद ऋण चार्ज लगा दीजिए, हो गया 4 टाइम माइनस चार्ज, ऐसे ही। अब देखो कायदे से अब मैं क्या सोचता हूं, जटिल लवण और सरल लवण की पहचान क्या थी, या द्विक लवण की पहचान क्या थी। द्विक लवण में अभी यही अगर द्विक लवण होता, पोटेशियम भी आयन के रूप में टूटता, Fe भी आयन के रूप में टूटता और Cn भी आयन के रूप में टूटता। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैंने, क्योंकि ये जटिल लवण था, मैंने इसको जैसे ही जल में घोला उसने पोटेशियम नामक सरल आयन दिया। देखो ये कैसा आयन है, सरल आयन। और बेटा ये जो आपके पास लिखा हुआ है जटिल आयन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 2 प्रकार के या 2 से अधिक प्रकार के आयन एक दूसरे के साथ अभी भी क्या है, जुड़े हुए हैं। कौन कौन से आयन जुड़े हैं तुमसे पूछेगा, तो Fe और Cn। तो जब 2 आयन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और वो जल में घोलने के बाद भी अलग अलग नहीं हो रहे हैं, Fe और Cn अभी भी नहीं अलग हो पा रहे हैं एक दूसरे से, हम ऐसे आयन को जटिल आयन नाम देते हैं। तो ये हमारे लिए हो गया जटिल आयन। बेटा लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि इस जटिल आयन को नॉर्मली भूलना मत, इसका एक और नाम है संकर आयन। बेटा इसका एक और नाम है संकुल आयन। कहेगा सर जी इसके कितने नाम है भैया, इसके नामों की तो भरमार लगी पड़ी है। इसका और क्या नाम है, उपसह संयोजक आयन। समझ लेना अपना, ये आयन लिखा हुआ है। तो बेटा ये चारों नाम जो हैं ये इन्हीं के हैं। एक एग्जाम्पल बेटा देखो मैं और भी लिखता हूं, देखते हैं कि आप इस एग्जाम्पल को देखकर क्या कुछ चीजें समझ पाए हैं कि अभी भी चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसके बाद देखो यहां एग्जाम्पल लिखता हूं, सेकंड नंबर एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल था पहला। दूसरे एग्जाम्पल पर मैंने एक पदार्थ लिखा है CuNH3 का होल 4 और बेटा यहां लिखा हुआ है Cl2। देखो ये पदार्थ लिखा हुआ है। अब कहता है सर जी ये भी उपसह संयोजक यौगिक है, ये भी संकर लवण है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी जटिल लवण है। अगर मैं इसको जल में घोल दूं, अगर हम इसको जल में घोल देते हैं, बेटा जानते हो कैसा होता है। अच्छा ये इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, कायदे से अगर ये द्विक लवण होता तो कॉपर भी आयन के रूप में टूटता,
NH3 भी कोई ना कोई आयन बना ही लेता, Cl भी आयन बना लेता, क्योंकि ये बेटा संकर लवण है, इसका एक आयन तो सरल होगा और दूसरा आयन कैसा होगा, जटिल। तो इस प्रकार के फॉर्मूले में सर जी ने पहले से बता दिया था। अब इस वाले फॉर्मूले में हम कैसे पहचाने जटिल आयन कौन सा है, सरल आयन कौन सा है? बेटा एक तो देखने मात्र से पता चल जाता है, और नहीं भी जान पाते तो याद रखो ब्रैकेट के अंदर जो है वो जटिल आयन है, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है वो चाहे ब्रैकेट से पहले लिखा है चाहे ब्रैकेट के बाद, वो सरल आयन है। तो इस बार जटिल आयन को सबसे पहले लिखेंगे CuNH3 का होल 4, और बेटा अलग कर देंगे Cl को। तो बेटा दो Cl हैं, एक Cl के ऊपर एक निगेटिव चार्ज अगर हो रहा है तो दो Cl के ऊपर दो निगेटिव चार्ज होगा, और उसको बैलेंस करने के लिए ये पूरा जो जटिल आयन है ये दो पॉजिटिव चार्ज रखेगा अपने पास। तो दो इकाई पॉजिटिव चार्ज रखेगा। इस आयन को आप जटिल आयन कह सकते हो, संकर आयन कह सकते हो, संकुल आयन कह सकते हो, उपसह संयोजक आयन कह सकते हो, या इसी को आयन मंडल भी कह सकते हो। तो आप इतने नामों से इसको जानते हो, अगर आप इतने नामों के सोच से समझते हो तो फिर ठीक है। एक और चीज भी इसमें से लिखेंगे। अच्छा ये वाली बात तो लिखाने की जरूरत है नहीं कि इन आयनों को ये सब अलग से लिखाते घूमे, नोट करके एक लाइन में कि इन आयनों को जटिल आयन कहो, ये भी कह सकते हो, ये भी लिखा हुआ है, समझ जाना। इसके बाद क्या है, एक और चीज लिखते हैं। अब हम परिभाषा लिखते हैं किसकी, उप सह उपसह संयोजक रसायन। वैसे तो हमेशा का मेरा नियम जो रहता है वो ये रहता है कि जब भी मैं कोई भी चैप्टर का नाम डलवाता हूं, कोई भी चैप्टर हो, सबसे पहले उसी चैप्टर को ही मैं बता देता हूं इस चैप्टर का अर्थ क्या है। आपने पृष्ठ रसायन चैप्टर पढ़ा है, पहली डिफिनेशन पृष्ठ रसायन ही होगी। आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, पहली डिफिनेशन सॉल्यूशन ही होगी। जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं जो मेरी पहली हेडिंग होती है वो वही होती है जो चैप्टर का नाम है। पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर पढ़ा होगा, पहली हेडिंग होगी पी ब्लॉक के तत्व। उपसह संयोजक एक यौगिक एक ऐसा चैप्टर था जिसमें उपसह संयोजक रसायन नाम की हेडिंग, चैप्टर वाली हेडिंग, ये थोड़ी सी देर बाद आई है। रीजन है क्योंकि आपने बाकी चीजों को पढ़ रखा था इसके पहले। आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब कौन से, द्विक की ये संकर वाले, संकर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैं कहूंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहूंगा, सेम वैल्यू है, एक ही चीज की बात हो रही। तो आपने इसके पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शायद ही पढ़े थे। जरूरी था सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पहचाने, फिर इसके बाद उसकी डिफिनेशन दें। तो भैया देखो डिफिनेशन इसकी तैयार रख लेना, कभी कभी मांग लेता है, डिमांड में रहता है ठीक ठाक। तो देखो क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी उपसह संयोजक यौगिक का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। उपसह संयोजक रसायन कहलाती है। रसायन कहलाती है। हाँ एक और कर सकते थे, इसका नाम लिखा दें क्या,
यहां इसका नाम ये बेटा ऊपर लिख देते हैं, इधर है कॉपर अमोनियम क्लोराइड। तो एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं, फिर इसमें से कुछ बातें और भी पढ़ते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्या है उपसह संयोजक यौगिक जो मुझे दिखाई पड़ रहा है ये तो कई भागों से मिलकर बना है। देखो एक ये पार्ट, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। तो अब हम अभी क्या करेंगे, इन तीनों भागों की जितनी जानकारी है कम से कम उनको तो इकट्ठा करें, क्योंकि इनमें से प्रत्येक अलग अलग भाग का नाम अलग अलग है। जैसे इसका नाम तो सरल आयन है, इस पूरे का नाम है जटिल आयन, और उस जटिल आयन के भी अंदर जो Fe लिखा है उसको कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, और जो इसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है Cn, इसको कहते हैं लिगैंड्स। तो हम इन तीनों चीजों को भी पहचानते हैं, तो इसको नोट कर लो भैया जल्दी से। देखो क्या है कि अगला आर्टिकल अपने पास है डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि द्विक लवण और जो आपने अभी उपसह संयोजक यौगिक पढ़े, इन दोनों में आपको क्या क्या अंतर नजर आए। वैसे तो एक बात रहती है कि अगर आपने दोनों ही की परिभाषा डबल साल्ट की भी और उपसह संयोजक यौगिक की भी अच्छे ढंग से पढ़ रखी है, मैं नहीं समझता कि इन दोनों का अंतर पढ़ने में 1% की परेशानी आने वाली होगी। अगर आपने उन दोनों को अच्छे ढंग से पढ़ा है तो कोई भी परेशानी आने वाली नहीं। मैं डिफरेंस लिखता हूं, देखो डबल साल्ट की ओर पहला नंबर। अच्छा यार ये बताओ, तुम खुद समझ सकते थे, मैंने पढ़ाया था कि डबल साल्ट जो होते हैं ठोस अवस्था में तो अपने गुणों को बरकरार रखते हैं, लेकिन जैसे ही जल में घोल लिए जाते हैं उनके सारे गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केवल ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व तो बनाए रखते हैं। इसको लिखते हैं केवल ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। कोई पूछेगा बनाए रखते हैं ठोस अवस्था में, केवल विलयन की अवस्था में नहीं बनाते, तो विलयन की अवस्था में नहीं बनाते क्योंकि विलयन की अवस्था में पहुंचते ही इतने ज्यादा छोटे छोटे आयन हो गए, इतने ज्यादा सरल आयन प्राप्त हो गए कि कंपाउंड ने अपने पूरे गुण ही खो दिए, पुरानी पहचान ही समाप्त कर दी। अच्छा उपसह संयोजक यौगिकों में क्या होता है, ये ठोस अवस्था में तो अपनी पहचान बनाते ही बनाते हैं, जल में घुलने के बाद भी अपनी पहचान बनाते हैं। जानते हो क्यों बनाते थे, ध्यान से याद करो। देखो पुरानी बात पे चलो, फ्लैशबैक पर। जब ये कंपाउंड टूटता था डबल साल्ट, इसके सारे आयन एक दूसरे से अलग हो जाते थे, अर्थात कुर्सी के टुकड़े इतने छोटे कर दिए थे, बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर दिए थे, देखकर भी नहीं बता सकते थे ये टूटी हुई कुर्सी है। जटिल लवण में क्या होता था या उपसह यौगिकों में क्या होता था, ये पदार्थ केवल एक सरल लवण देता था, आयन देता था, और एक जटिल, अर्थात कुर्सी के केवल कितने भाग होते थे, 2। इसमें तो दसियों भाग हो गए थे भैया, इसमें केवल 2 भाग होते थे। 2 भागों में टूटी हुई कुर्सी को देखकर आप बता सकते हो कि ये टेबल है या चेयर है, आसानी से देखोगे बता दोगे। तो जो पदार्थ अपने छोटे से छोटे आयन बनाता है, सरल सरल आयन बना लेता है केवल, उसकी पहचान आप विलयन की अवस्था में नहीं कर सकते। लेकिन जो पदार्थ केवल 2 आयन बनाता है, एक सरल और एक जटिल, उसकी पहचान आप विलयन की अवस्था में भी कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे ये ठोस व विलयन दोनों अवस्थाओं में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। अच्छा एक और भी चीज को याद रखेंगे इधर, अगर आपको ध्यान होगा, द्विक लवण जटिल आयन देता था कि केवल सरल आयन बनाता था, केवल सरल आयन, और उपसह संयोजक यौगिक सरल के साथ जटिल आयन। तो देखो ये लिखोगे
आयनन पर केवल, मतलब जब आप इनका आयनन कराते हो तो आयनन पर केवल सरल आयन प्राप्त होते हैं। अच्छा, इनके आयनन पर क्या होता है? कहता है जटिल आयन भी प्राप्त होते हैं और सरल आयन भी प्राप्त होते हैं। आयनन पर सरल व जटिल दोनों प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं। अच्छा, इसमें से एक तीसरे नंबर पे क्या करेंगे कि बेटा तीसरे नंबर पर इसका एग्जाम्पल लिखकर दिखा देंगे। एग्जाम्पल आपको दो आते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल आप यहां लिख सकते हो। इच्छा है अगर तो श्रद्धा भाव के आधार पर दो एग्जाम्पल का भी चढ़ावा कर सकते हो आप। ठीक है, अब ऐसा भी मत करना। सर जी ने कहा था कि जल का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता इस दशा में, तो कौन सी दशा में नहीं रह जाता? जब पदार्थ आयन में टूट, इस पे लिख करके आना अदालत में। मैंने कहा था ना, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? जल क्रिस्टलीकरण, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, ये डबल साल्ट का एग्जाम्पल हो गया, और इधर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल लिखना है। तो थर्ड नंबर पे अगर इसका एग्जाम्पल डिमांड में रहता है तो K4FeCN6। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपकी इच्छा है एक और लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है उससे भी एक और लिख सकते हैं। कहते सर आपने केवल कॉम्प्लेक्स में से दो ही एग्जाम्पल बताए ही हैं। बेटा चैप्टर जैसे जैसे आगे की ओर और बढ़ेगा, आप दो नहीं, इसके न जाने कितने 50 एग्जाम्पल आप इसके जान जाओगे। अभी केवल मुझे कुछ चीज़ें चैप्टर की जो है वो आपको समझानी है, इसलिए मैं एक या दो एग्जाम्पल पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही चीज़ें आप समझ जाओगे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे अभी। तो ये थर्ड नंबर आपके लिए हो गया। अगर आपको दोनों में डिफरेंस बताना है तो आप दोनों के एग्जाम्पल लिखकर आ जाओगे। इसमें से क्या कहता है, एक और नंबर लिखते हैं, इनमें अधिकांश आयनिक बंध पाए जाते हैं, तभी तो पदार्थ ज्यादा आयनों में टूटता है। आयनिक बंध पाए जाते हैं। और बेटा इसमें से अगर आ जाओगे चौथे नंबर पे तो आप लिखोगे इनमें आयनिक बंध तो बेटा पाया ही जाता है। आयनिक उपसह संयोजक एवं सह संयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। आप बंध भी लिख सकते हैं, आप आबंध भी लिख सकते हैं। तो आप एक डिफरेंस इसका लिखना चाहते हो तो ये भी आप आसानी से डिफरेंस को लिख सकते हो। तो हाँ, अगर और भी बहुत अच्छा करना चाहते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि सर जी अभी इतने से काम ना बन पाता, थोड़ा सा और भी अच्छा दिखाना चाहते हो, एक काम कर सकते हो, आप इस डबल साल्ट का भी आयनाइजेशन करवा सकते हो। अर्थात इसको लिखें, फिर लिखें तीर के निशान के ऊपर जल में घोलने पर, और इसको काय में ब्रेक कर दें आयनों में। अब ये तो कहना नहीं कि सर जी आयन में कैसे ब्रेक होगा, आप इसको आयन में ब्रेक कर चुके हैं। फिर इसके बाद अगर इसका आयनाइजेशन करवा के दिखा दिया तो आप इसका भी तो आयनाइजेशन करवा के दिखा सकते हैं।
तो आपको ये भी एक देखने को मिल जाएगा कि ये किस प्रकार से अपने आयन को ब्रेक करता है, ये किस प्रकार से अपने आयन को ब्रेक करता है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है क्या कि इसके नीचे आप यहाँ डबल साल्ट का जो है इसका या द्विक लवण जो है उसका आयनन करोगे और वहां किसका करोगे, जटिल लवण का। तो आपको इनमें से कौन सा गुण लिख कर आना है, आयनन का। आयनन की रिएक्शन लिख कर आनी है बेटा आपको, और यहां पर भी आयनन की रिएक्शन लिखनी है। कहोगे कौन से पदार्थ के, तो दोनों के एग्जाम्पल लिखे हुए, इन्हीं की रिएक्शन लिख देना। क्या होता है ना, जो आपने एग्जाम्पल में पदार्थ अभी इंडिकेट किया है, अगर इसी को आयनाइज करते हो तो प्रभाव अच्छा पड़ता है इस चीज का। आपने एग्जाम्पल में कोई दूसरा दिया, नीचे कोई दूसरा लिखना चाहते हैं, कम इंपैक्ट पड़ता है, अच्छा कम लगता है उस दौरान। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए आज। बाकी के जो हैं कि वो बचे हुए पार्ट के नाम क्या होते हैं, इनके भागों के, इसको पढ़ेंगे अगली क्लास पर।